नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 दिसंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ तो है कि बूस्टर डोज देने की बात है वो बिल्कुल क्लियर कर दी है गवर्नमेंट ने। साथ में 2 और वैक्सीन कैंडिडेट्स को अप्रूवल मिल गया है, एमरजेंसी यूसेज अप्रूवल, और एक एंटीवायरल पिल दवाई मेडिसिन, ठीक है, जिसको हम ऑरली भी ले पाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ कदम उठाए गए हैं। तो इस मुद्दे को हम डिटेल में देखेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पे, ठीक है। तो चलिए वहीं चलते हैं, पूरा डिटेल में जानते हैं। एक्सप्लेन पेज पे आज पूरा कोरोना पे ही बेस्ड है सारा, जिसमें एक तो ये है कि 2022 में क्या तो वरीज़ हैं, क्या तैयारियां हैं कि कैसे हम कोरोना को हैंडल करेंगे। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा है यहाँ पर कि वैक्सीन और जो अभी जो पिल जिसको अप्रूवल मिला है मोलिनुपिराविर, जो कि इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए, जुकाम को ट्रीट करने के लिए लॉन्च की गई थी, उसको एक तरीके से अभी कोविड को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा। तो 2 वैक्सीन, एक तो कोर्बेवैक्स, एक है कोवावैक्स, इन दोनों को अप्रूवल मिला है। और दूसरा मोलनुपिराविर, ये पिल है, ड्रग है, दवाई है उसको। तो देखते हैं दोनों आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में। तो फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू वरीज, कि क्या चिंताएं हैं, कितनी तैयारियां हैं कोविड को टैकल करने के लिए 2022 में। देखो, लगभग यही टाइम था पिछले साल भी जब कोरोना के केसेस इंडिया में बहुत कम थे और यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर ब्राज़ील में केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। इवन फेस्टिवल सीज़न जो था 2020 का, उसमें बहुत ही कम केसेस निकल के आए थे। इवन बिहार में इलेक्शंस भी इजीली कंडक्ट हो गए थे। तो सब कुछ यूँ लग रहा था जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, पर वो जो सोच थी वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ साबित हुई और पता पड़ा कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर केसेस इतने ज़बरदस्त तरीके से फैल गए कि इंडिया को सेकेंड वेव का जो डेवास्टेशन है उसका सामना करना पड़ा। और आज सिचुएशन हम भी देखें तो इंडिया में केसेस पिछले 18 महीनों में कोविड के लोवेस्ट लेवल पे चल रहे हैं। बहुत कम केसेस 18 महीनों में, मतलब 1.5 साल, ठीक है। अब बात ऐसी है कि लगातार पिछले 5 महीनों में केसेस डिक्लाइन कर गए। सेकेंड वेव जब से आई उसके बाद में तब से एक ये चल रहा है कि इंडिया जो है वो वैक्सीनेशन भी बहुत हद तक कर चुका है और इम्यूनिटी भी बहुत डेवलप हो गई है। तो ऐसे में ये एक मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या कि यूरोप, यूएस एग्जैक्टली उसी सिनेरियो से गुजर रहे हैं जिस सिनेरियो से पिछले साल गुजर रहे थे इस टाइम पर। तो हम इस सिचुएशन को बिल्कुल लाइटली नहीं देख सकते, क्योंकि हमें पता है कि अभी एक लेटेस्ट वेरिएंट ओमिक्रॉन और आ गया है जो कि लगातार स्प्रेड हो रहा है, जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। म्यूटेशन का मतलब 50 से ज़्यादा वेरिएशंस उसमें आ चुके हैं जो बेसिक कोरोना का वेरिएंट था उसके कंपैरिजन में। तो ऐसे में थ्रेट है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पर हाँ, ये कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो इतना डेडलीस्ट नहीं है जितना कि डेल्टा था, क्योंकि ये जब आउटब्रेक हुआ था साउथ अफ्रीका में तो उस टाइम पर यूँ लग रहा था कि बहुत ही बुरे हाल कर देगा। पर अभी कुछ रिसर्च और जो डेटा है वो ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन या जो ट्रांसमिशन रेट है वो तो ज़्यादा है, बट इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो डेल्टा के कंपैरिजन में अभी कम है। तो ऐसे में डेल्टा ने जिस तरीके से हैवॉक फैलाया था, जितनी परेशानियां फैलाई थी, उसके कंपैरिजन में ओमिक्रॉन थोड़ा सा माइल्ड रहेगा। पर मुद्दा क्या है कि हम इसको फिर भी पोलाइट नहीं ले सकते। तो ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ा थ्रेट तो आपको पता ही है ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन ही सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी का कारण अभी बना हुआ है। देखो, डेल्टा वेरिएंट अभी ख़त्म हुआ नहीं है कि एक वेरिएंट और आ गया, क्योंकि अभी भी आप देखोगे यूएसए में, यूरोप में, यूएस में अब जाकर के ओमिक्रॉन ने टेक ओवर किया है डेल्टा वेरिएंट को। नहीं तो हॉस्पिटल में जो भी लोग हैं ना एडमिट हुए हैं वहाँ पर डेल्टा के ही पेशेंट्स हैं। तो ऐसे में डेल्टा में तो डबल म्यूटेंट था, अब ओमिक्रॉन है उसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। तो ऐसे में ओमिक्रॉन को टैकल करना भी बहुत रिस्की है। पर एक चीज़ ठीक है कि जो वैक्सीन्स का एफिकेसी अगर देखें तो वो ठीक आ रही है ओमिक्रॉन को कंटेन करने में। इसीलिए तो जो प्रिकॉशनरी डोज या फिर बूस्टर डोज की जो बात हम कह रहे हैं वो अप्रूवल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा जो जिस तरीके से डेल्टा के केसेस बढ़े थे उसी तरीके से ओमिक्रॉन के केसेस ना बढ़े, हमें उसके लिए अलर्ट रहना ज़रूरी है। उसके लिए सफिशिएंट एडवांस वार्निंग डिक्लेयर करना ज़रूरी है, और जो भी कदम उठाने हैं, जितनी भी टाइटनिंग करनी है पब्लिक मूवमेंट पे, उतनी हम कर सके। और साथ में
वैक्सीनेशन स्पीड से ज़्यादा हो, इसके अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्किंग करना, ये अगर कंटिन्यू रहते हैं तो बोले ये प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो ये हमने बात कर ली कि ये माइल्डर डिजीज़ क्रिएट कर रहा है डेल्टा के कंपैरिजन में, क्योंकि डेल्टा में हमें पता है कितनी डेथ्स हुई थी, जबकि ओमिक्रॉन में इतनी डेथ्स अभी तक नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ, केसेस बिल्कुल राइज हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो ऐसे में करंट एविडेंसेस तो हमें आशा के लिए ये कहते हैं कि जितनी बुरे तरीके से सेकंड वेव निकली थी, शायद थर्ड वेव उतनी बुरी ना निकले। इसके पीछे एक तो वैक्सीन कवरेज बढ़ा हुआ है, बूस्टर डोज देने की बात कर दी है, और ओमिक्रॉन के शुरुआती केसेस में ही जल्दी से रिस्पॉन्स करना। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि जब डेल्टा वेरिएंट का डिटेक्शन हुआ था ना, तब तक पब्लिक में बहुत ज़्यादा इस वेरिएंट के इन्फेक्शन केसेस हो चुके थे, डिटेक्शन बहुत लेट हुआ था, और ओमिक्रॉन का डिटेक्शन बहुत जल्दी हो गया। तो इस केस में इसको कंटेन करने में जहाँ तक है डेल्टा के कंपैरिजन में थोड़ी कम प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी स्टेज के ऊपर, अर्ली स्टेजेस के ऊपर डिटेक्शन हो जाए, उतना ही आसान रहता है किसी भी बड़ी समस्या को कंट्रोल करने में। फिर बात करें वैक्सीनेशन की, देखो थ्रू आउट वर्ल्ड अगर देखें तो अभी वैक्सीनेशन अच्छी खासी स्केल पे है। हाँ, अफ्रीकन कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में अभी भी वैक्सीनेशन उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, पर इंडिया की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन अच्छे खासे लेवल पे अभी पहुंच चुका है, और हम बूस्टर डोज देने की बात भी कर रहे हैं। साथ में जहाँ जहाँ पर भी ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोसेज मिल गई है, उनको इन्फेक्शन तो हो रहा है, पर जो डेथ हो रही है जिन भी पेशेंट्स की, वो इंडिविजुअल जिनको अभी एक भी वैक्सीनेशन की डोज नहीं मिली है, मतलब अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है ओमिक्रॉन की वजह से। वैसे अभी तक 50 के लगभग म्यूटेशन ओमिक्रॉन में हो चुके हैं, तो ऐसे में जो वैक्सीन्स डेवलप्ड है हमारे पास में, वो तो शुरुआती जो इन्फेक्शन हुआ था ना कोविड का, शुरुआती जो वेरिएंट था कोविड का, उस पे बेस्ड है। मतलब कि जो वैक्सीन तैयार किए गए, उन वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए जो शुरुआत में वैक्सीन, ये कोविड का जो वेरिएंट आया था ना, उसी पे रिसर्च की गई थी। अब इसमें बेसिक जो कोविड का शुरुआती आउटब्रेक हुआ था जिस वेरिएंट का, उसके कंपैरिजन में ओमिक्रॉन में तो लगभग 50 चेंजेस आ चुके हैं। तो इस केस में ओमिक्रॉन को टैकल करना अपने आप में एक इशू है। पर एक चीज़ ये भी ठीक है कि नए प्लेटफॉर्म्स ने भी वैक्सीन्स तैयार कर लिए हैं, जो कि रीसेंट डेवलपमेंट्स पे बेसिस है। मतलब कि जो जैसे मान लो कोविशील्ड या कोवैक्सीन की बात करें, तो ये तो कोरोना के पुराने जो वेरिएंट थे, शुरुआती वेरिएंट थे, उन पे बेस्ड है। अब जो नए वैक्सीन्स डेवलप हो रहे हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट ने अपनी अप्रूवल भी दिया है 2 वैक्सीन्स का, अभी देखेंगे हम उनकी डिटेल, तो वो जो हैं वो अभी कुछ मतलब 5-6 महीने पहले के जो वेरिएंट डेवलप हुए हैं ना 2021 में, उन पे बेस्ड है। तो बोलो ओमिक्रॉन को टैकल करने में इतनी परेशानियां होगी नहीं, पर सवाल यह है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। अभी तक 40 डेथ्स हुई हैं, तो इसमें एक तो ये मुद्दा भी आ रहा है कि उन इंडिविजुअल्स की जब डिटेक्शन हुई तो पता पड़ा कि ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड थे, पर सवाल यह है कि क्या ओमिक्रॉन ही मेन कॉज था या ये केवल इंसिडेंट था कि हाँ जी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन भी था, डेथ तो उनकी या तो किसी और वेरिएंट की वजह से हुई हो या कोई दूसरी बीमारी की वजह से हुई हो। तो ऐसे में इंडिया में देखो 2 नए वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया गया है। एक तो है नोवावैक्स, ठीक है, नोवावैक्स कंपनी है, उसके द्वारा डेवलप किया हुआ, और आप देख सकते हो जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर के काम करेगी, और वैक्सीन का नाम होगा कोवावैक्स, ठीक है। और दूसरा वैक्सीन जो है वो हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल और साथ में कोलैबोरेशन में है बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, इन दोनों के द्वारा मिलकर के एक वैक्सीन तैयार किया गया है। और एक पिल है, एक जो ऑरल ड्रग है वो और तैयार की गई है, उसको भी अप्रूवल दिया जा चुका है। इसके आगे थेरेपीज की अगर बात करें तो कोविड-19 को टैकल करने के लिए जो एक क्यूरेटिव मैनर में हम काम कर सकते हैं, उसके लिए भी काम हो रहे हैं, जिसमें जैसे एक एंटीवायरल ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग हुई, और जिसको मैन्युफैक्चरिंग किसने की, मर्क एंड रिचबैक ने, जिसको इमरजेंसी यूसेज के लिए इंडिया में भी अभी अप्रूवल दिया जा चुका है, और इस ड्रग का नाम है मोलनूपिराविर, ठीक है। इसको देखे पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पहले ही अप्रूवल दे दिया है, तो ऐसे में ये अपने आप में चीज़ हो जाती है। फिर बात आ जाती है वेरिएंट्स की,
तो देखो अभी तक इसके कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं, जिनमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्बडा, कैपा, म्यू, इससे भी ज़्यादा, और अभी डेल्टा, डेल्टा को शुरुआत में बोला गया था डबल म्यूटेंट वायरस, ठीक है, फिर उसके बाद में डेल्टा बोल दिया गया, और डेल्टा के बाद में अब नया आ गया ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, डेल्टा, ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि ग्लोबल डोमिनेंस इन्होंने क्रिएट की है। मतलब इन अभी तक जो ऊपर वाले वेरिएंट्स थे ना, इनका तो ये रहा कि किसी का इन्फेक्शन यूरोप में था, किसी का इन्फेक्शन अमेरिका में था, किसी का इंडिया में था, इस तरीके से डिवाइडेड थे। पर डेल्टा इकलौता ऐसा वेरिएंट निकल के आया था जिसने अपनी ग्लोबल डोमिनेंस क्रिएट की कि पूरे वर्ल्ड में इसके केसेस हैं। अब ओमिक्रॉन इसके बाद में नया वेरिएंट आया है जिसके केसेस अब बढ़ रहे हैं। तो डेल्टा के कंपैरिजन में ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी इस ओमिक्रॉन की ज़्यादा है, पर जो इफेक्ट है या फिर जो डेथ रेट है वो डेल्टा के कंपैरिजन में ओमिक्रॉन की कम है। तो ये है पूरा कोविड का अभी सिचुएशन अगर हमारे सामने देखें, और पिछले अगर जब से आउटब्रेक हुआ है कोविड का तब से लेकर अभी तक सिचुएशन देखें तो सबसे ज़्यादा केसेस आप देखो कब आए थे, 6 मई 2021 को 4,14,188 केसेस आए थे इंडिया में, ठीक है। इस तरीके से ये फ्लक्चुएशन चल रही है। ये फर्स्ट वेव का टाइम था, ये सेकंड वेव का टाइम है, और अभी जहाँ तक है अब ये थर्ड वेव की सिचुएशन पे हम, या अब देखते हैं टाइम क्या होता है वो बताएगा। 26 दिसंबर को 6,531 केसेस की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल, आगे चलते हैं। आगे बात करें तो 2 वैक्सीन्स और एक पिल, इनको अप्रूवल दिया गया है, तो जानते हैं। एक तो है कॉर्बेवैक्स, ठीक है। कॉर्बेवैक्स ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। देखते हैं इसमें क्या है इसकी बेसिक चीज़ें। देखो कॉर्बेवैक्स जो है वो हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल डेवलप कर रही है इस वैक्सीन को, और इसमें साथ में कोलैबोरेशन कर रही है BCM, बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल के द्वारा भी कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है कि कैसे भी करके इस वैक्सीन को अच्छे से डेवलप किया जाए, ठीक है। तो कॉर्बेवैक्स के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखोगे, ठीक है ना। एफिकेसी की अगर बात करें तो एफिकेसी बहुत ही अच्छी आई है। डेल्टा स्ट्रेन को कंटेन करने में 80% से ज़्यादा एफिकेसी आई है, जो कि अपने आप में बहुत ही सही है इंडिया में जो ट्रायल हुए। फिर इसके बाद में कोविशील्ड से कंपेयर किया तो कॉर्बेवैक्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है या एफिकेसी है वो कोविशील्ड से भी अच्छी आई है, तो ये भी अपनी बात है। इसके अलावा जो कोविशील्ड जिस तरीके से न्यूट्रलाइज कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जनरेट हो रही थी हमारी बॉडी में, या फिर जियोमेट्रिक मीन टिटर्स GMT वो जो तैयार हो रहे थे वुहान स्ट्रेन के अगेंस्ट में, उनसे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई है कॉर्बेवैक्स की। दैट मीन्स यही मानो आप कि कॉर्बेवैक्स जो है कोविशील्ड से अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा। इसके आगे अगर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मोलनुपिराविर, जो ओरल एंटीवायरल ड्रग है, अपन जैसे पानी के साथ मुंह से ले सकेंगे एंटीवायरल ड्रग, वो उसको भी अप्रूवल दिया जा चुका है। इसको देखो USA की फर्म है रिजबैक बायोथेरापेटिक्स और मर्क, इनके द्वारा मिलकर के बनाया हुआ है। शुरुआत में तो देखो इसको इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए बनाया गया था, जो इन जुकाम जैसे सिम्टम्स होते हैं उनको। फिर इसको रीपर्पज़ किया गया। रीपर्पज़ का मतलब कि इसी दवाई को अब यूज़ किया जाएगा कोविड को कंटेन करने के लिए, कोविड को टैकल करने के लिए। इसके लिए इसको क्या बोल देंगे, रीपर्पज़, ठीक है। तो इंडिया में देखो 13 से ज़्यादा इंडियन ड्रग मेकर्स हैं, वो इस ड्रग को प्रोड्यूस करेंगे। फिर बात आ जाती है एफिकेसी की, तो एफिकेसी UK और US ने देखो इसको पहले अप्रूवल दिया था, तो इसकी अच्छी खासी अप्रूवल एफिकेसी निकली, और इसमें इस दवाई को रिकमेंड करने के लिए बोला कि 5 कंसेक्यूटिव डेज से ज़्यादा वैक्सीन इस एंटीवायरल ड्रग को नहीं देना है। कारण कि इसके बाद में फिर हड्डियाँ और जो कार्टिलेज होता है ना, जोड़ों के अंदर जो ग्रीस जिसको बोलते हैं, कार्टिलेज जॉइंट्स में जो लुब्रिकेंट जो क्रिएट होता है जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन नहीं होता और एक फ्री मूवमेंट हो सके, तो बोलो उस पर फिर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लगातार 5 दिन तक ही पेशेंट को ये मोलनुपिराविर जो ड्रग है वो देनी चाहिए। फिर इसके बाद में कोविड पेशेंट्स में जिनकी ऑक्सीजन लेवल 93 या उससे ज़्यादा % में है, और तो ऐसे में उनको भी ट्रीट करने में इसको अच्छा खासा काम किया है। इस ड्रग को बेचा जा सकता है उस केस में, ठीक है ना। इसके आगे थर्ड अगर देखें, नेक्स्ट है कोवावैक्स। ये देखो रिकम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन है। इसमें आप देख सकते हो इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और USA की नोवावैक्स कंपनी के द्वारा ये वैक्सीन डेवलप किया हुआ है। तो
कोवैक्सीन, कोविशील्ड जिसने प्रोड्यूस किया वही कोवावैक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये अपने आप में वही चीज़ है, सेल्स की हार्मलेस जो कॉपीज़ हैं वो तैयार करना, जिससे कि एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सके, जिससे कि अगर बाद में जो इन्फेक्शंस हो उनको हम टैकल कर सकें। इसी तरीके की ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रोटीन्स के मतलब नैनो पार्टिकल्स के लेवल पे प्रोटीन डेवलप करवाना, जिससे कि इम्यूनिटी डेवलप हो सके एक ह्यूमन बॉडी में, तो बोलो इसी तरीके की टेक्नोलॉजी HPV, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इनको डेवलप करने में भी यूज़ किया गया है। एफिकेसी की बात करें तो 96.4% तक एफिकेसी अभी मिली है इसकी, अगर देखी जाए थर्ड राउंड के जो ट्रायल्स थे उनमें। ठीक है, तो ऐसे में ये तीनों चीज़ों के बारे में भी हमने देखा। ठीक है, एक तो कॉर्बेवैक्स हो गई, एक मोलनुपिराविर हो गई, एक नोवावैक्स हो गया। तो इस तरीके से तीन ड्रग्स की बात और कर ली हमने। आगे चलते हैं। फिर आगे देखा जाए, फ्रंट पेज पे हम आ गए फिर से। देखो कोविड के केसेस राइज हो रहे हैं और इधर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, वो अभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वो लोग अपनी डिमांड्स पूरी करवाने पे लगे हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने अपनी तरफ से कह दिया कि भाई थोड़ा सा समझो इन चीज़ों को, पर उन्होंने भी बोल दिया कि बोला नहीं, दिल्ली में येलो अलर्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। स्कूल्स, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स ये बंद हो गए और रात को 10 बजे से कर्फ्यू भी लागू हो चुका है दिल्ली में। फिर इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर यह है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से एक ऑर्डर डिक्लेयर किया है। ठीक है, वो ये कि अब इंडियन एयरक्राफ्ट्स में और इंडियन एयरपोर्ट्स पे जो इंडियन म्यूज़िक है वो ही चलाया जाएगा या फिर वो चलाया जाए। कारण कि जिस भी कंट्री से, जैसे मान लो अमेरिकन एयरलाइंस है या अमेरिका के एयरपोर्ट्स हैं, तो वहाँ पर अमेरिकन म्यूज़िक प्ले किया जाता है। इसी तरीके से अरब एयरलाइंस है तो वहाँ पर अरब म्यूज़िक प्ले किया जाता है। एग्जैक्टली वो की वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि इंडिया की एयरलाइंस और इंडियन एयरपोर्ट्स पर भी इंडियन म्यूज़िक ही चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी कल्चर जो है, जिसकी हमारे पास में बहुत बड़ी हेरिटेज अवेलेबल है, बहुत बड़ा पास्ट हमारे पास में अवेलेबल है, तो उसकी रेलेवेंस को हम मिस ना करें। ठीक है, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये रिक्वेस्ट की थी ICCR के द्वारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। ICCR का मतलब हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च। इनका ये कहना था कि हमारे यहाँ पर भी हमारी एयरलाइंस में हमारे म्यूज़िक सिस्टम को या हमारे म्यूज़िक का जो सिस्टम है उसी को चलाना चाहिए, ना कि इंग्लिश या फिर कोई और। तो जबकि अगर हमारे एयरलाइंस में देखा जाए तो ज़्यादातर इंग्लिश वाले गाने ही चलाए जाते हैं, इंग्लिश, और बहुत कम इंडियन म्यूज़िक चलाया जाता है, ये कहा जा रहा है। तो ये अपनी तरफ से ऑर्डर्स अभी डिक्लेयर किए हैं मिनिस्ट्री ने। ठीक है, मतलब बेसिकली रिक्वेस्ट आई थी ICCR के द्वारा, तो ये बात कही किसने, ऑर्डर का मतलब अपनी तरफ से बात कही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो यहाँ पर राजस्थान से संबंधित है, पर जानना जरूरी है कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में राजस्थान के CM उन्होंने अभी इनॉग्रेशन किया, लाइट साउंड इनका, तो उस केस में फिर से ऑब्जेक्शन होने लग गया है। मुद्दा है 2017 का, जब संजय लीला बंसाली की डायरेक्शन में मूवी की शूटिंग हो रही थी। मूवी का नाम पद्मावत, और उस मूवी का मेन बेस है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ एक नोवेल, एक बुक जिसका नाम है पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी डायनेस्टी का रूलर था, और दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी। ठीक है, तो उनके बीच का एक किस्सा था कि जिस तरीके से आपने मूवी भी देख ली होगी पद्मावत मूवी, तो उस मूवी को लेकर के जिस तरीके से ऑब्जेक्शन हुए थे, ठीक है ना, एग्जैक्टली वही ऑब्जेक्शन फिर से राइज होने लग गए हैं। तो इसमें करनी सेना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर इनका ये कहना है कि भाई जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है इस स्टोरी को, तो बोलो वो बहुत ज़्यादा गलत है, तो इस तरीके की आप चीज़ों को हाईलाइट मत होने दो। तो यहाँ पर जो मेन कंटेक्स्ट था ना, वो ये था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ नोवेल पद्मावत, और उसमें संबंध उसमें किस चीज़ से संबंधित है, वो चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी, और साथ में अलाउद्दीन खिलजी का जो जिस तरीके से अटैक होना, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है। ठीक है, तो ये एक बार थोड़ा देखना था। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे अगर हम नज़र डालें तो देखो, सेबी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जो नियम हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया, और इसमें यह कह दिया कि जिस तरीके से IPOs लॉन्च किए जाते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, IPO का मतलब होता है पहली बार जब
प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती है सेबी के थ्रू, सेबी में रजिस्ट्रेशन करवा करके, जिससे कि वो इन्वेस्टर्स से पैसा अट्रैक्ट कर सके। अब वो पैसा आईपीओ के थ्रू जब नए नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो उस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन होना चाहिए और किस तरीके से जो मेन प्रोमोटर्स हैं उनको अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, उसके लिए ये नॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं। तो ऐसे में जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, एंकर इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जो प्रोमोटर्स होते हैं। एंकर का मतलब जो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कोई भी कंपनी जिसमें उसके शुरुआती इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर हो, चाहे प्रोमोटर हो, या फिर कोई भी जो वेंचर इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, कि हाँ जी हम इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास में आइडिया है, तो इन लोगों के ऊपर थोड़ी सी लगाम कसनी ज़रूरी थी। कारण कि यहाँ पर जैसे ही आईपीओ लॉन्च करते हैं और आईपीओ लॉन्च करने के नाम पर फिर बाद में जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे जैसे, या फिर जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, वो फिर बाद में जैसे आईपीओस खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं नए नए और इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस पैसे को जो नया नया अभी आया है इन प्रोमोटर्स के हाथ में, तो बोलो उस पैसे को आप मनमाने रूप में नहीं यूज़ कर सकते। दूसरी चीज़ कि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जो शुरुआत में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, प्रोमोटर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, या फिर जो भी शुरुआत में कंपनी का जो मेन हेड है, उन लोगों के लिए ये फिक्स कर दिया कि जो भी आईपीओस के थ्रू पैसा आ रहा है उस पैसे को आप 50% से ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे 90 दिन तक, कम से कम 3 महीने तक तो 50% पैसा एज इट इज़ रहेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आईपीओस के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करवा करके जो प्रोमोटर्स हैं वो क्या करते हैं, उस पैसे को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और पता पड़ता है कि पीछे से जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आया है वो कंपनी कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है। तो इस केस में ना तो वो कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट आईपीओस के थ्रू आया वो सर्वाइव कर पा रही है, और ना ही दूसरी कंपनी में आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो बोला आपके जो फ्यूचर टारगेट्स है ना, जो कि अभी क्लियर नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, तो उनके लिए कम से कम जितना आईपीओस के थ्रू पैसा आ रहा है आपके पास में, उतने का 50% तो आपको होल्ड पर रखना पड़ेगा कम से कम 90 दिन तक। नहीं तो क्या हो सकता है, एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट आईपीओस के थ्रू करवा लिया और वो पैसा वहाँ से निकाल करके उन प्रोमोटर्स ने, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स ने कहीं दूसरी जगह लगा दिया, और पता पड़ा कि पीछे से कंपनी हो गई कोलैप्स। तो इसमें क्या हो जाती है प्रॉब्लम। ये अभी रिसेंट पेटीएम का इस तरीके का जो मुद्दा हाईलाइट हुआ था ना, कि जब पेटीएम ने अपने आईपीओ लॉन्च किए थे तो बहुत इन्वेस्टमेंट आया था, पर वहाँ पर पता पड़ा पीछे से कि पेटीएम एकदम से घाटे में जाने शुरू हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए जो लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड का मतलब हो गया कि जब कोई भी एंकर इन्वेस्टर आईपीओ लॉन्च कर लेता है और उसके बाद में जो पैसा आ गया, तो उस पैसे को यूज़ करने के पहले बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। तो पहले तो 30 दिन का टाइम हुआ करता था लॉक इन पीरियड, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 90 दिन का, ठीक है। तो ये अपने आप में जो भी पैसा आ रहा है ना, उस पैसे का फ्यूचर में कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, उसके लिए 90 दिन तक तो कम से कम वेट करना पड़ेगा, कम से कम 50% के लिए। हाँ, जो 50% आया है, मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं, तो 50 रुपये तो उनको रखने पड़ेंगे 90 दिन के लिए, और बचे हुए 50 रुपये वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये बात सेबी ने अपनी तरफ से नए नॉर्म्स में डिक्लेयर किया है। तो ऐसे में आपके लिए सेबी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, उस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि कोविड के टाइम पे जब बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट से जो बैड लोन्स थे, एनपीएस थे, उनको राइट ऑफ किया। राइट ऑफ का मतलब बैलेंस शीट से हटा करके साइड में कर दिया और उनको अलग से ट्रीट करना शुरू किया और बैलेंस शीट को हेल्दी बनाया, तो जाकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है, जिससे कि क्रेडिट जो है वो देना पॉसिबल हो पाया बैंकों के द्वारा, और इस तरीके से थोड़ा सा जो स्ट्रेस थी बैंकिंग सिस्टम में वो रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आरबीआई के द्वारा बताई जा रही है। राइट ऑफ का मतलब हो गया एक तरीके से कि आप मेन जो बैलेंस शीट है जिसमें डिपॉजिट कितना आया, लोन कितना गया, कितना ईएमआई आ गई, वो सारी डिटेल, ठीक है, करंट ईयर की, तो उसमें से आप निकाल दो, साइड में कर दो, और या तो उनको बैड बैंक को हैंड ओवर कर दो, या कोई दूसरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हैंड ओवर कर दो, और खुद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में लग जाओ। कारण क्या होता है कि बैंकों ने जो लोन दिया होता है कॉर्पोरेट हाउसेस को, वो अगर लोन टाइम पे नहीं आता तो उसको बैड लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो बैड लोन में कन्वर्ट हो गया और उसी को अगर कंटिन्यू बैलेंस शीट में लगातार वो दिखाते रहेंगे बैंक्स, तो फिर बाद में वो लोन नहीं दे पाएंगे नए जो
उधार लेने के लिए जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो, तो ऐसे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए नुकसान हो जाता है फिर वो, ठीक है ना। तो ऐसे में ये जो एनपीएस है इनको फिर बाद में हैंड ओवर कर दिया जाता है एआरसीज को या फिर बैड बैंक को, जो कि अपने हिसाब से हैंडल करेंगे कि भाई तुम जितना भी बेच बाच के जो भी बर्बाद कंपनी है उसके एसेट्स को बेच दो, हमारा पैसा हमें दे दो, थोड़ा सा तुम रख लो, हो गया काम। और बाकी जो बैंक हैं अपने हिसाब से अपनी काम और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है पूरा मुद्दा राइट ऑफ का, ये बता दिया। आपको पता है एनबीएफसीज का नाम भी आया था, ठीक है, रिलायंस कैपिटल का नाम भी आया, आईएलएंडएफएस का भी आया, ये बर्बाद हुई थी बहुत बुरे तरीके से। इसके आगे आपको पता है जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर में जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स बनाने की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग हो सके चिप्स की, तो उसमें इंटेल जो कि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, वो अभी इंडिया में अपनी तरफ से प्लांट लॉन्च करने वाली है, ठीक है। तो ये अपने आप में वेलकमिंग कदम है। इसके आगे देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात करें तो इसमें देखो जो मुकेश अंबानी है उन्होंने अपनी तरफ से देखो सिग्नल तो दे दिए हैं कि आकाश, ईशा और अनंत ये भी नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स हैं, ये रिलायंस को और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो जहाँ तक है आने वाले टाइम पे यही लीडर्स होंगे। फिर डायरेक्ट सेलिंग नॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है अभी मिनिस्ट्री के द्वारा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ये बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आप जानते होंगे एमएलएम जो होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसे एमवे का नाम सुना होगा आपने, टपरवेयर का, इनका नाम सुना होगा, जिसमें एक इंडिविजुअल खुद कंज्यूमर भी है और वो प्रोमोटर भी है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का। तो इस केस में जो इंडिविजुअल जो परचेज कर रहा है उस प्रोडक्ट का, तो उसकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 वो रिलीज़ किए गए हैं अभी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके आगे अगर देखें वर्ल्ड पेज पे अगर नज़र डालें तो देखो बात ऐसी है, वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा उसके लिए जो वहाँ पर टाइम स्क्वायर एरिया है वहाँ पर 15,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, मतलब लिमिटेशंस लगानी शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन को लेकर के बातचीत होनी शुरू हो गई कि क्या हमें बॉर्डर्स पे अब लिमिटेशन कर्व लगा देना चाहिए। इसके आगे अगर देखें तो इजराइल ने ये कह दिया कि ईरान के साथ में अगर न्यूक्लियर डील वेस्टर्न या सुपर पावर्स करती हैं जो P5 हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक न्यूक्लियर डील जो है वो अच्छी होनी चाहिए। देखो 2015 में आपको पता है जैकपोआ करके JCPOA एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें एक तरफ तो ईरान था, दूसरी तरफ P5 ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि 5 कंट्रीज है, US, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस प्लस जर्मनी, P5+1 ने साइन कर लिया था एग्रीमेंट, पर उसको फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से विड्रॉ करके कंसिडर करवा दिया। तो अब फिर से उस पर नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो इजराइल जो है वो चाहता है कि ईरान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगे उस तरीके से। तो ऐसे में इजराइल पे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, भाई शांति क्यों नहीं स्थापित होने देते आप वेस्ट एशिया में। तब इन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया है कि ईरान के साथ में अगर प्रॉपर न्यूक्लियर डील होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी देखो टाइफून आया था राई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है फिलीपींस में। तो देखो फिलीपींस का मैप हम देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर मैप है। देखो ये पिंक वाला जो है ये है फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ठीक है, और ये लुजोन आइलैंड है उस पर लोकेटेड है। और इधर ताइवान और फिलीपींस को सेपरेट करने वाली वाटर स्टेट है जिसका नाम है लुजोन वाटर स्टेट। इधर साउथ चाइना सी है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसमें एक तरफ फिलीपींस है, वियतनाम है और मलेशिया है। ये तो मिलकर के चाइना को काउंटर कर रहे हैं और चाइना कहता है कि ये हमारी एंशिएंट लेक है। इधर आप देख सकते हो एक गल्फ ऑफ टोंकिन है, जिसमें इधर तो आप देख सकते हो चाइना है और इस तरफ आ गया वियतनाम। इधर आप देख सकते हो गल्फ ऑफ थाईलैंड भी आ गया, जिसमें बॉर्डर कोस्टल लाइन कौन कौन से कंट्रीज़ की है, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, और इधर आप देख सकते हो ऊपर वियतनाम। ओके, सिंगापुर की लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो डॉट है यहाँ पे छोटा सा ये वाला हो गया। सुमात्रा आइलैंड हो गया, बोर्नियो हो गया, सुलावेसी हो गया, ये इधर जावा हो गया, ये जावा सी यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। ये तिमोर सी है, इधर यहाँ पर बंदा सी है, एराफुरा सी है, सेलेबिस सी है, ये फिलीपींस सी है। मतलब पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न एक्सटेंशन ही है फिलीपींस सी। तो इस लोकेशन को आप अच्छे से देखें। और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो इनको एन सर्कल में कर ही देता हूँ, तो आप देख लोगे साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाते हैं, ये आ गए, ठीक है। तो
इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। थैंक यू।